दोस्तों, साथियों, नमस्कार। द पाठशाला ऑनलाइन में आपका स्वागत है। द पाठशाला ऑनलाइन के सबसाक्षी कार्यक्रम में हम आज एक नए विषय के साथ आपसे जुड़े हैं और वह विषय है गुर्जर प्रतिहार शब्द को लेकर के। गुर्जर प्रतिहार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रतिहार शब्द बाद में आया या गुर्जर शब्द बाद में आया, ये एक दूसरे से कैसे जुड़े, इसको लेकर के लगातार विवाद बना हुआ है। कुछ लोग केवल प्रतिहार शब्द को इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग उसमें गुर्जर शब्द जोड़ करके इसको चलन में लिखा जाता है। इतिहासकारों का अलग अलग मत है उसमें और एक ये लंबी बहस का एक विषय है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रोफेसर प्रतीत दहिया सर। प्रोफेसर प्रतीत सर चौधरी चरण सिंह राजकीय महाविद्यालय छपरौली में प्राचार्य के पद पर कार्यरत हैं और इतिहास और राजनीति के क्षेत्र में वो विशेष दखल रखते हैं। खास तौर से जो चौधरी चरण सिंह जी की विरासत है, उनकी जो बौद्धिक विरासत है, उनके जो राजनीतिक कार्य किए हुए, कैसे वो किसान देहात और सबकी बात करते हैं। और ये गुर्जर प्रतिहार वंश के संदर्भ में भी वो विशेष अध्ययन के क्षेत्र में रहे हैं। बहुत सारी पुस्तकें को उन्होंने संग्रह किया है और अलग अलग जगह से उन्होंने मंगाई। यहाँ तक कि मेरी जानकारी के अनुसार लंदन और ऑक्सफोर्ड प्रेस से भी आपने कुछ किताबें मंगाई है और जो उनका अंग्रेजी वर्जन है वह भी उनके पास है और जो हिंदी अनुवाद उनका है वह भी उनके पास है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सुमित भाई। तो सर, चूंकि आपका अध्ययन क्षेत्र इस मामले में विस्तृत है और लगातार आप पढ़ते रहते हैं, हम भी लगभग 6 माह से ज्यादा आपस में चर्चा इस विषय पर कर रहे हैं और आपने कहा कि अभी और मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। कुछ चीजें आपने और पुस्तकें अरेंज की, अलग अलग प्रकाशकों की जो दुर्लभ पुस्तकें हैं। तो हम यहीं से शुरू करते हैं कि जो गुर्जर और प्रतिहार शब्दों की जो उत्पत्ति है उसको लेकर के किन किन पुस्तकों में ये चर्चा मिलती है। बिल्कुल सुमित भाई, दरअसल एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है गुर्जर्स के बारे में और अक्सर जो गुर्जर लोग हैं उसे जब हम पढ़ते थे एमए में तब उसको इंगित किया करते थे, द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश। ये जब मैंने इस पुस्तक को पढ़ा तो यहाँ से पढ़ के पता लगा कि जो के.एम. मुंशी साहब थे, जो भारतीय संविधान सभा के मेंबर भी रहे हैं, बड़े राजनीतिज्ञ थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, इन बड़े लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान भी थे। तो उन्होंने की जो गुर्जर्स के बारे में और गुर्जरों के जो गुर्जर देश जिसको वो कहते हैं उसके बारे में, उसका इतिहास, उसके संस्कृति के बारे में उन्होंने कहा कि मैं 3 वॉल्यूम में लिखना चाहता था। तो उन्होंने कहा कि 3 वॉल्यूम लिखते हुए सबसे पहली जो उनकी बुक थी द इंपीरियल गुर्जर्स, जिसका दूसरा संस्करण आया था 1944 में। और उसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जब पहली पुस्तक लिखी गई उसके बाद उन्हें प्रतिष्ठित विद्वान नहीं मिले इस बारे में लिखने के लिए, गुर्जर्स के बारे में। तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने सोचा कि इसे 1 वॉल्यूम में लिख देते हैं। तो फिर 1944 में उनकी जो एक उस गुर्जर इंपीरियल गुर्जर्स को मिलाते हुए द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश, उनके द्वारा वो पुस्तक लिखी गई। बड़ी ही विद्वान तरीके से उसको लिखा गया है और उसमें बाकायदा जो चीजें कही गई है वो बस सब कुछ तथ्यों के साथ कही गई है। अगर कोई भी एक लाइन लिखी उसका तथ्य दिया गया। अब गुर्जर और प्रतिहार 2 शब्द हैं और गुर्जर शब्द के साथ भी 2 बातें हैं कि गुर्जर जातिवाचक शब्द है या गुर्जर स्थानवाचक शब्द है। अभी पिछले दिनों इस बात को लेकर भी बड़ा विवाद रहा, लेकिन ये विवाद का कोई मतलब नहीं है, ये एक दृष्टिकोण की बात है। मैं आपको पुस्तक बताऊंगा, एक तो इंपीरियल कन्नौज और द क्लासिक एज। तो प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार के द्वारा 11 वॉल्यूम निकाले गए द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स के, लगभग 26 साल उसमें दिए गए। उसमें ये तीसरा और जो चौथा वॉल्यूम है इसमें गुर्जर प्रतिहारों के बारे में कहा गया है। तो आपके 2 दृष्टिकोण हैं यहाँ गुर्जरों के बारे में, एक है कि ये स्थानवाचक है, एक है कि ये जातिवाचक है। तो जो जातिवाचक जाति के रूप में गुर्जर को इंगित किया गया है या उसको व्याख्यायित किया गया है वो प्रोफेसर आर.सी. मजूमदार के द्वारा वो इन 2 पुस्तकों में किया गया है। अगर किसी भी छात्र को, विद्वान साथी को पढ़ना हो कि वो क्या आर्गुमेंट है जिसके आधार पर कहा जाता है कि जो वर्तमान गुर्जर है, जो जाति के रूप में, जिन्हें एक जाति के रूप में देखा जाता है, ये गुर्जर प्रतिहार जो शाही वंश के थे उनके प्रतिनिधि है, उन आर्गुमेंट के लिए हमें आर.सी. मजूमदार के उसके जो हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल है उसका तीसरा और चौथा जो वो वॉल्यूम है वो जरूर पढ़ना चाहिए। जब आप स्थानवाचक की बात करते हैं तो स्थानवाचक के लिए द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश और द इंपीरियल गुर्जर्स पढ़ना होगा।
तो दरअसल इंपीरियल गुर्जर्स में एक बार मैं और बताऊं, फिर आगे चलेंगे कि ये प्रतिहार क्यों कहलाते हैं, गुर्जरों के साथ कैसे जुड़ा। तो इंपीरियल गुर्जर्स में दरअसल उन्होंने ये माना जाता है कि जो गुर्जर प्रतिहार राजवंश है, जो भिनमल या श्रीमाल उसका वो है जोधपुर में, यहाँ माउंट आबू के पास, वहां से गुर्जर रियासत शुरू मानी जाती है। उसके फाउंडर हरिश्चंद्र है। तो ये पहला जो एम्पायर है वो गुर्जर प्रतिहार के रूप में विकसित होता है। दूसरा एम्पायर होता है, आपने भोज परमार का नाम सुना होगा। तो परमार डायनेस्टी जो है वो सेकंड एम्पायर है, जो इंपीरियल गुर्जर्स के अंतर्गत आता है। तीसरा चालुक्यों का है, जो गुजरात, वर्तमान गुजरात है, और उसका जो निर्माता है वो चालुक्य माने जाते हैं उसके बाद। और तीसरा चेहमन भी है इसमें। और जब आपने ये प्रतिहार शब्द का जो कहा कि ये कैसे साथ जुड़ा इनका, तो इसके इसके दो कारण हैं जो इनके द्वारा इंगित किए जाते हैं दरअसल। पहला तो ये है कि जो पहली रियासत स्थापित की गई माउंट आबू के पास भिनमाल में, या उसे श्रीमाल भी कहते हैं कई बार, और मंदसौर के पास, वहां हरिचंद ने अपने आप को अपने जो वंश है, यद्यपि वो अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन फिर भी अपने वंश को भगवान श्री राम के जो छोटे भाई थे लक्ष्मण, उनके साथ जोड़ा है। और ये कहा चूंकि भगवान श्री राम के लिए और लक्ष्मण के द्वारा प्रतिहार यानी कि प्रहरी का काम किया गया था, तो उनके वंशज प्रतिहार कहलाए। एक बात तो ये है। और आपको जितने भी गुर्जर, उसके बाद जितने भी रियासत आपको गुर्जर दिखाई देंगे, वो सब अपने आप को भगवान श्री लक्ष्मण के साथ जोड़ते हैं और अपने आप को इक्ष्वाकु वंशीय कहते हैं। अगर आप सूर्यवंश चंद्रवंश में जाएंगे तो जो ये भगवान राम की परंपरा है सूर्यवंश में, ये इक्ष्वाकु के साथ जुड़ती है, तो ये इक्ष्वाकु वंशीय कहलाते हैं। सम्राट मिहिर भोज के बारे में जब आप चर्चा करते हैं तो वो ये अपने आप को इक्ष्वाकु एम्परर कहलाते हैं, तो उनके साथ जुड़ते हैं। तो वहां से ये प्रतिहार शब्द का इनके साथ जुड़ा हुआ है। एक दूसरा शब्द जुड़ा हुआ है जो एक मिथिक माना जाता है, अग्निकुल। वो अग्निकुंड की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से 4 जो इंपीरियल ये जो है शाखाएं हैं, इनकी उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई। इसकी जो वर्णन किया गया है, अगर आप कर्नल टोड की एक पुस्तक है जो राजपूताने पर लिखी उनके द्वारा, और राजपूतों का इतिहास लिखा गया, बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। तो उसमें इस मिथक की चर्चा की गई है, और उसमें बताया गया है कि एक बार जब दानवों का द्वारा ऋषि त्रस्त हो गए, तो उनके द्वारा माउंट आबू पर एक यज्ञ किया जाता है। उस यज्ञ में सबसे पहले जो अग्निकुंड से उत्पन्न होते हैं वो प्रतिहार। तो चूंकि उनका अग्निकुंड से उत्पन्न होते हैं, तो उन्हें उस यज्ञ की रक्षा का भार सौंपा जाता है, ताकि जो दानव है, राक्षस है, वो उसमें विघ्न उत्पन्न ना करे। तो उन्हें प्रतिहारी का काम सौंप दिया गया, तो वे प्रतिहार कहलाए। दूसरे बार में उत्पन्न होते हैं परमार। परमारों का मतलब था कि जो शत्रुओं का नाश करने वाला है, उन्हें परमार। जो दूसरा जो पुरुष उत्पन्न हुआ वहां से, उसको दिव्य पुरुष को कहा गया परमार, शत्रुओं का नाश करने वाला। तीसरी बार जो उत्पन्न हुए वो अपनी जो है वो ये इस प्रकार अंजलि करके वो कहते हैं कि जो दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ तभी शत्रुओं का और ज्यादा प्रभावशाली नाश करने के लिए, तो वो चूंकि इस रूप में, तो उन्हें चालुक्य कहलाए। और चौथे जो चार भुजाओं के साथ बड़ा दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, वो चेहमन हुए। तो यहाँ से ये 4 क्लान जो है, 4 शाही वंश उत्पन्न होते हैं। ये जो है उसमें कर्नल टॉड के द्वारा इसकी चर्चा की गई है, और इसके सूत्र मिलते हैं पृथ्वीराज रासो में भी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात और भी है, यदि आप इनका अलग लिटरेचर पढ़ेंगे परमारों का, चालुक्यों का, तो ये सब अपने आप को ये भी बताते हैं कि जो अग्निकुंड है उससे केवल उन्हीं का राजवंश उत्पन्न हुआ है। तो वाकपति मुंज जो परमारों में एक बड़े और सिद्धराज बड़े प्रतापी राजा हुए, उनके दरबार में कवि हुए पद्मगुप्त, नव सहसांक चरित्र उनकी एक पुस्तक है। तो उसमें उन्होंने कहा कि अग्निकुंड से केवल परमार उत्पन्न हुए। दूसरा, ये जो उदयपुर प्रशस्ति जो है, उदयपुर प्रशस्ति में भी इसमें इसके बारे में चर्चा की गई है कि किस प्रकार से वहां से केवल ये परमार ही उत्पन्न होते हैं। चालुक्य ये कहते हैं कि हमारी जो उत्पत्ति है वो ब्रह्मा की हथेली से हुई है, और ब्रह्मा की हथेली से उत्पन्न होने की वजह से हम जो है चालुक्य कहलाए, हथेली से। ये सब एक तरह से मिथकीय है, लेकिन इसका ताल्लुक प्रतिहार शब्द से भी है। एक प्रतिहार शब्द एक जगह और जुड़ता है कि राष्ट्रकूटों का, और आपने देखा होगा गुर्जर प्रतिहार वंश जो है, इनका आपस में बड़ा संघर्ष रहा। तो जो दंती दुर्ग जो थे राष्ट्रकूट शासक, उनके द्वारा जो शासक की पहचान की गई है, जो ये
अवंती का राज्य था जिसमें उज्जैन उनकी राजधानी थी, नागभट्ट प्रथम की। जी तो वहाँ गुर्जर राजा को परास्त कर देते हैं। जी और वो जो उज्जैन का जो गुजरी महल है, जी उस गुजरी महल में वो हिरण्यगर्भा यज्ञ करते हैं। जब वो वहाँ उनको पराजित करने के बाद अपने विजेता के रूप में आते हैं, जी तो हिरण्यगर्भा यज्ञ जो करते हैं उसमें वो जो गुर्जर राजा है, तो उस गुर्जर राजा को वो प्रहरी का रूप वो भूमिका सौंपते हैं। जी तो अगर यज्ञ कर रहे हैं तो इसका एक प्रहरी होना चाहिए, रक्षक होना चाहिए। रक्षक होना। तो वहां से भी गुर्जर प्रतिहार, जब जो पहला जो शाही वंश है गुर्जर प्रतिहार जब हम कहते हैं, तो गुर्जरों की जो शाही शाखा है वो प्रतिहार इसलिए भी कहलाया, मतलब लोग कहते हैं कि अगर वो दंती दुर्ग के द्वारा जो हिरण्यगर्भा यज्ञ किया गया और वहां जो उनकी भूमिका प्रतिहार की थी, उसकी वजह से भी वो प्रतिहार शब्द इनके साथ जुड़ता है। जी तो ये इन प्रतिहार शब्द का इनके साथ एक प्रकार से वो जी मतलब वर्णन किया गया है कि क्यों साथ जुड़ा हो। तो भगवान लक्ष्मण के वजह से, अग्नि कुंड की वजह से, और एक ये जो हिरण्यगर्भा जो यज्ञ होता है उज्जैन में, कर्पूरी, वो जो गुजरी महल में। तो इसके अलावा जैसे आपने कई पुस्तकों का इसमें जिक्र हाँ किया, कुछ जो मिथकीय बातें चली आ हाँ, रही हैं उनका आपने जिक्र किया, कुछ शिलालेख भी उस संदर्भ में है जिनमें ये लिखा मिलता है। ये जो उज्जैनी है, उज्जैनी वाला जो है, ये अमोघ वर्ष जो इन्हीं के बाद में दंती दुर्ग के तीसरे, शायद तीसरी वंशावली वो है, उनके तीसरी जी पीढ़ी, जी उनका शिलालेख है, प्लेट है उनकी, संजना प्लेट कहलाती है वो। जी उसमें इस बात का जिक्र किया गया है। और इसमें इसका आगे एक बात और भी चलेगी, द किंग, गुर्जर किंग। जी आगे जब हम स्थानवाचक पर चर्चा करेंगे, जी जी तो जो के एम मुंशी साहब ये कहते हैं कि गुर्जर किंग को प्रतिहार बनाया गया, तो ये गुर्जर किंग जो है गुर्जर भूमि का राजा है। जी। तो ये आगे चर्चा करेंगे, अभी हम स्थानवाचक को लेकर। क्या जो उस समय की तत्कालीन जो परिस्थितियां थी उसमें अलग अलग राज्य थे और हाँ विदेशी लोग भी आते थे हाँ, भ्रमण के विदेशी लिए, लोग, लेखक आते थे, तो उनके नजरिए से गुर्जर शब्द और प्रतिहार का कुछ वर्णन। उनका उस रूप में तो ये है, क्योंकि उस टाइम पे हमले हुए, नागभट्ट प्रथम के दौर में ही पहले अरबों के द्वारा हमला किया गया और जी उनके द्वारा जो कहते हैं कि उनको डिफीट किया गया, जी अरबों को, वो नागभट्ट प्रथम के द्वारा भी किया गया। और दंती दुर्ग बल्कि सौराष्ट्र में कहते हैं जो युद्ध हुआ, जी उसमें वो अरबों को पराजित नहीं कर पाए थे, बल्कि स्वयं पराजित हो गए थे। जी लेकिन बाद में नागभट्ट के प्रथम के द्वारा अरबों को फाइनल डिफीट दी गई। और उसके बाद वत्स राज तक आते आते अरबों को ये लगने लगा था कि अब हमें गुर्जरों का जो गृह प्रदेश है, जी जो अब चर्चा करेंगे गुर्जर देश, जी उसकी मुख्य भूमि पर हमला करने का कोई फायदा नहीं है। तो वो मुल्तान, मंसूरा और ये सिंध के यहीं तक अपने को उन्होंने वहीं सीमित तक कर दिया। सीमित हो गए और हाँ, गुर्जरों सीमित का। कर दिया। जी जी और इनकी जो चर्चा है बाद में आप देखोगे, अल मसूदी, वो जी तो सम्राट मिहिर भोज के बाद आते हैं। सुलेमान उनके उनके टाइम में कई बार आते हैं, जी वो सम्राट मिहिर भोज की चर्चा करते हैं। जी जी वो किस उनके उनके लॉ एंड ऑर्डर के बारे में करते हैं कि किस प्रकार का था उनका, और मुसलमानों के पारस्परिक संबंधों के बारे में करते हैं, उनकी सेना की सशक्तता के बारे में करते हैं, कितनी सशक्त सेना जी थी। जी। तो वो सुलेमान है जो अरब यात्री थे। गुर्जर जो प्रतिहार वंश है हाँ उसकी एक वंश परंपरा है, तो एक तो इसकी स्थापना सर्वप्रथम किसने की और प्रतापी राजाओं की विशेष भूमिका, तो क्योंकि लंबे समय तक राज करने वाली एक ये वंश हाँ, है। गुर्जर प्रदेश फर्स्ट एम्पायर भी कहा गया वो इंपीरियल गुर्जर्स में। जी लेकिन इसमें आप एक बात और ध्यान रखेंगे कि ये जो पहला पहला जो आपका जो रियासत स्थापित हुई, जिसे हम भीनमल में या मंदसौर में कहते हैं, जी जोधपुर में, ये हरिश्चंद्र के द्वारा की गई। जी उसके बाद ये जो 725 के साथ नागभट्ट प्रथम वाली जो गुर्जर प्रतिहार वाली शाखा है, जी इन दोनों में नागभट्ट शासक जो है दोनों में कॉमन आते हैं। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि दोनों एक ही थे। माउंट आबू का जो पूर्वी भाग है वहां स्थापित थी ये शासन की हरिश्चंद्र वाली, जो ये माना जाता है कि छठी शताब्दी के उत्तरार्ध में या प्रथम चतुर्थांश में इनके द्वारा स्थापित की गई थी, हरिश्चंद्र के द्वारा। तो ये तो एक वहां हुई, इसी के साथ इनके बेटे के द्वारा एक नंदीपुर भड़ोज में भी एक गुर्जर प्रतिहार राजवंश की शाखा स्थापित की। लेकिन नागभट्ट वाली जो परंपरा है, वंशावली है, जब गुर्जर प्रतिहार जुड़ जाता है, जिसमें सम्राट मिहिर भोज है, ये माना जाता है कि ये नागभट्ट के द्वारा जहाँ शासन किया गया। अभी हमने उज्जैन की बात की, ये इनकी राजधानी थी। माउंट आबू का जो पूर्वी भाग है, यहाँ ये प्रभावी होते हैं और 8वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में, और यहाँ से इनके शासन व्यवस्था चलती है। और इसी को ये ग्रेट एम्पायर जो स्थापित होता है, जैसे हम बाद में गुर्जर देश में देखते हैं, द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश, के मुंशी साहब ये कहते हैं कि
जब सम्राट मिहिर भोज का जो साम्राज्य था और उनकी जो डेथ होती है 888 में, जी तो वो श्री हर्ष जो हर्षवर्धन जो थे, उनसे भी बड़ा साम्राज्य था। जी और बल्कि अभी बाद में कुछ पुरातात्विक साक्ष्य मिले, उनके बेटे महेंद्रपाल थे, उनका शासन पूर्वी बंगाल तक फैला हुआ था। तो पूर्वी बंगाल में कोई जगह है, वहाँ पुरातात्विक ऐसे साक्ष्य मिले कि अकबर वो भी उन्हीं के प्रभाव क्षेत्र में, तो एक बहुत बड़ा एम्पायर था उनका। जी तो ये दो बाद में इसके, और जो ये पहली परंपरा थी हरिश्चंद्र वाली, जी ये भी बाद में इनके द्वारा डिफीट कर दी गई थी, जो सम्राट मिहिर भोज के जो फोर फादर थे उनके द्वारा। जी। अब जैसे हम चर्चा कर रहे हैं तो जो इतिहासकार हैं उस समय के जो संबंधित व्यक्ति के कुछ आलेख हाँ मिलते हाँ हैं, हाँ हाँ। तो इसमें जो ये स्थानवाचक है हाँ, और ये जातिवाचक है, इसमें जो कहाँ मतभेद है और कौन सहमति इसमें रखते देखो, हैं? ऐसा है, इतिहास पढ़ने का तरीका ये है कि आप जो बात कहते हैं वो तथ्यात्मक होनी चाहिए। जी और अगर आप इनको पढ़ेंगे तो यहाँ जो ये चीजें कह रहे हैं, के एम मुंशी साहब अगर ये कह रहे हैं स्थानवाचक है, तो वो भी तथ्यों के आधार पर कह रहे हैं। जी और अगर आरसी मजूमदार साहब और उनके साथी डी आर भंडारकर साहब कह रहे हैं तो कि अगर ये जाति का नाम है, वो भी तथ्यात्मक रूप से कह रहे हैं। जी सवाल ये है कि जो एक तथ्य है उसका जो वो व्याख्या करते हैं, वो अलग अलग दृष्टिकोण से कर रहे हैं। जी अब जैसे डी आर ये आरसी मजूमदार साहब ने ये कहा कि दरअसल जब हम ये कहते हैं कि अब ये जातिवाचक शब्द है, हम पहले जातिवाचक शब्द से चले, जी तो जातिवाचक शब्द के साथ एक बात और जुड़ी हुई है कि जैसे ही हम जातिवाचक कहते हैं कि गुर्जर शब्द जातिवाचक है, इसके साथ ये भी जुड़ा है कि फिर ये एक प्रवासी कबीला है। जी एक जगह है कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में ग्रेट होर्स, जी वहां 3 कबीले रहा करते थे। एक खजर, खजार भी कहते हैं, एफिलाइट, और तीसरे थे येट्स। जाटों के इतिहास में येट्स का ताल्लुकात बहुत से जो हिस्टोरियंस हैं वो जाटों के साथ जोड़ते हैं कि जो येट्स कबीला था वो जाटों का था, खजर गुर्जर्स का था, और जो हूं और जो एफिलाइट थे वे हून थे। इसका मतलब ये था कि 5वीं सदी के उत्तरार्ध में ये दोनों कबीले, जिसमें हूनों का जो कबीला था वो प्रभावी था, ये उनके साथ साथ आए। जी तो ये पंजाब को क्रॉस ऊपर से जब आए तो ये पंजाब को क्रॉस करते हुए आए, फिर ये पूरा जोधपुर और फिर यहाँ बिनमल में आए, तो उन्होंने कहा कि ये यहाँ स्थापित, इन्होंने अपनी रियासत स्थापित कर दी। हूनों का बड़ा, हून जो है चारों तरफ उस टाइम पर ज्यादा प्रभावित थे, तो उनके साम्राज्य भी स्थापित हुए। कालांतर में जब हून भी डिफीट हो गए तो फिर और ये छोटी रियासत के रूप में इन्होंने अपनी यहाँ रियासत स्थापित कर ली। ये जो मंदसौर या ये जो भिनमल है, यहाँ से फिर ये गुर्जर ये चले गए सौराष्ट्र को, ये चले गए बड़ौद को, ये चले गए मालवा में, और ये नर्मदा तक चले गए। और इधर फिर ये कन्नौज पूरा एरिया इनके द्वारा यहाँ से गुर्जर फैले। जब ये गुर्जर यहाँ से फैले तो इनके द्वारा अपनी रियासतें स्थापित की गई। इस फैलने में इनके द्वारा अपना एक महत्वपूर्ण सजातीय वर्ग था। सजातीय वर्ग होने के कारण ये एक ताकतवर इनके द्वारा साम्राज्य स्थापित किया गया, और इनकी भाषा को भी गुर्जरी कहा, ब्रंश गुर्जरी कहा गया। और ये कहा गया कि ये जो पूरा गुर्जर देश था, ये गुर्जरी भाषा के द्वारा इंटैक्ट था पूरा। यहाँ का जो साहित्य और यहाँ के जो आपसी जो लोगों के संवाद थे, वो उस रूप में किए जाते थे कि वो एक से लगते थे। तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार ये एम्पायर लगभग 150 साल तक चला शुरुआत, और वो इसकी वजह थी कि अकबर ये जो जगह जगह जहाँ ये लोग गए, गुर्जर लोग, उन स्थानों को इनके द्वारा अपनी जाति का नाम दिया गया। अब आप इनके आरसी मजूमदार साहब ने कहा कि जब आप पंजाब में जाते हैं तो पंजाब में आज भी वर्तमान में जो पाकिस्तान का पंजाब, वहां भी अब गुजरात नाम का एक जिला, गुजरा वाला एक जगह है ही, वो कहा जाता है कि वो गुजरों के द्वारा स्थापित की गई थी, यद्यपि बाद में वहां जाट का बीज हो गए। उसके बाद आप देखेंगे कि जो सहारनपुर जिला है उत्तर प्रदेश में, 18वीं शताब्दी में उसका नाम भी गुजरात था। और आप ये देखें गुजर, पाकिस्तान में गुजर खान नाम की जगह है। उसके बाद जब आप यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो ग्वालियर का, जो ग्वालियर जिले का जो उत्तरी भाग है उसे गुर्जरगढ़ कहा जाता है। तो आरसी मजूमदार साहब ने कहा कि इस प्रकार से जिनका फैला हुआ, जहां जहां ये गए, इन्होंने अपने उन स्थानों को अपना नाम दिया। और वो जो गुर्जरों की जो डायनेस्टी है, जो एम्पायर है, उसमें जो ये बस्तियां थी, आज भी वहां गुर्जर जाति के लोग रहते हैं। तो इसलिए इन्होंने कहा कि जो यदि गुर्जर प्रतिहार वंश के जो वास्तविक प्रतिनिधि हैं, तो वे लोग हैं जो वर्तमान में गुर्जर जाति से संबंधित है। तो इस बात को उन्होंने कहा। ये गुजरात जो राज्य है इसका भी संबंध नहीं, गुजरात का संबंध है, लेकिन ये जो पहला जो एम्पायर एस्टेब्लिश हुआ, ये जो रियासत जो थी माउंट आबू के पास भिनमल में, इसे गुजरात कहा गया।
गुजरातरा में जोधपुर डिवीजन और जयपुर डिवीजन और वर्तमान जो गुजरात है इसमें सरस्वती नदी का उत्तरी हिस्सा है, यानी कि इसका वर्तमान गुजरात का उत्तरी हिस्सा गुजरातरा में शामिल था। जी। तो गुजरातरा को इन्होंने कहा कि ये जो गुजरातरा है, ये गुजरात शब्द का ज्यादा साहित्यिक वर्ड है और ये संस्कृत से निकला हुआ है। के मुंशी साहब ने कहा कि जब इसके साथ आप मालवा को जोड़ेंगे, जब इसके साथ आप सौराष्ट्र को जोड़ेंगे और जब इसके साथ आप जेजाग भुक्ति बुंदेलखंड को जोड़ देंगे तो ये गुर्जर देश के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये जो जगह है ये गुर्जर भूमि, गुजरात, गुर्जर देश, तो अलग अलग रूप में ये व्याख्यात की गई है। अलग अलग समय पे इनको जैसे गुर्जर देश कहा गया, गुर्जर कहा गया, इसको गुर्जर कहा गया जब हुसैन सांग 641 के आसपास आए तो उन्होंने गुजरातरा और इसके साथ साथ जो नीचे का जो और इलाका था नर्मदा तक का, उसके उज्जैन वाला, उसको कहा कि ये सारी भूमि जो थी ये गुर्जर भूमि कहलाती थी। तो ये गुर्जर भूमि भी है। जब हम बाद में चालुक्य का जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो चालुक्य जो गुजरात के जब वो शासक हुए तो वो अपने आप को गुर्जरेश्वर कहलाते थे जी। और उसका मतलब ये था कि गुर्जर भूमि के स्वामी। और इसके साथ गुर्जर मंडल भी है, गुर्जर मंडल प्लस सारस्वत मंडल, वहां के वो शासक रहे हैं। जी जी। तो जब आपने अच्छा, स्थानवाचक की बात अभी बात ये जी हाँ, स्थानवाचक रह गया। तो इन्होंने इसमें ये जो आपका मिथिकिया जो हमने अभी अग्निकुंड वाली बात की, ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है, ये कहते हैं मतलब अर्शी मजूमदार साहब और जो इसके समर्थक लोग हैं वो ये कहते हैं कि जैसे रुद्रदामन हुए ईसापुर के द्वितीय शताब्दी में और उनका गुजरात पर शासन, उनके बड़े शिलालेख भी हैं, उसमें भी कहीं गुर्जर नाम शब्द का कोई जगह नहीं, मतलब कोई भी शब्द नहीं है उधर, महाभारत में भी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये 5वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अचानक से कहां से आ गए। तो उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि एक प्रवासी कबीला था और जो ये मिथक जिसका हम कहते हैं कि अग्निकुंड वाला, ये अग्निकुंड मिथक जो है ये किसी भी जाति को औचित्यता प्रदान करने के लिए, उसकी लेजिटिमेसी स्थापित करने के लिए ये इसका एक माध्यम है, इसका एक रिचुअल है ये। भाई आप जब किसी सोसाइटी में सम्मिलित होंगे तो ये जो हमारी जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है, आपको उसमें सम्मिलित होना है। जैसे एक बार ये कहा कि जो गायत्री मंत्र है ये भी ऋषि विश्वामित्र के द्वारा इसलिए इजाद किया गया ताकि जो अनार्य लोग थे उनको आर्य कल्चर में दीक्षित करना है तो वो उसके माध्यम से गायत्री मंत्र के माध्यम से करते थे। तो ये अग्निकुंड भी ऐसा ही है कि जो योद्धा आए जब उन्हें भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल करना था तो उनको उस माध्यम से अग्निकुंड के माध्यम जो रिचुअल्स है उसके माध्यम से उसमें सम्मिलित किया गया। तो अब ये दो बातें हो जाती हैं कि अग्निकुंड का जो वो है वो ये बताता है कि ये एक कबीला था और कबीले की वजह से, लेकिन अब यदि आपने अग्निकुंड और वो उसमें भारतीय वर्ण व्यवस्था में शामिल हो रहे तो इसका मतलब ये है कि ये बाहर से भी आए थे। जी, समस्या यहाँ ये है कि जब गुर्जर ये कहेंगे कि एक जाति का नाम है वो तो स्वीकार करते हैं, लेकिन जैसे ही कोई ये कहता है कि भाई ये बाहर से आए हैं उसको सामान्य आदमी स्वीकार नहीं करता। लेकिन आरसी मजूमदार साहब ने बाद में ये कहा कि भाई इस बात पे संशय संदेह हो सकता है और इसके अभी पुख्ता प्रमाण छोड़ देते हैं। जी, बहुत सी बस्तियां हैं उस दौर की जो आज भी गुर्जरों के नाम से हैं, वहां गुर्जर रहते हैं। और एक ये अग्निकुंड का जो मिथक है जो अचानक से ये दिखाई दिए, ये मतलब प्रकट हुए, तो उन्होंने कहा कि इसको अगर हम और पुख्ता प्रमाण तब तक नहीं मिल जाते इस बात को तो हम छोड़ देते हैं कि ये प्रवासी है या नहीं है, लेकिन इस बात पर हम सबको सहमत होना चाहिए कि ये एक जाति का नाम है। तो ये बात उन्होंने कही है इस बारे में। एक वर्तमान में जो अलवर जिला है राजस्थान में, वहां 1960 ईस्वी का मंथन देव राजा का एक शिलालेख है, उसमें उन्होंने अपने आप को गुर्जर प्रतिहारव्यम शब्द के साथ अपने आप को इंगित किया है। तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को गुर्जर प्रतिहार वंश का मानते हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो गुर्जर प्रतिहार जो शासक हैं ये गुर्जरों की वो शाखा है जो शाही शाखा है। जी, तो गुर्जर प्रतिहार गुर्जरों की शाही शाखा को कहा गया है। और ये एक जाति है गुर्जर और इसकी शाही शाखा जो वो गुर्जर प्रतिहार। तो इनका मंथन देव का जो शिलालेख है वो उसको भी इसमें इंगित करते हैं। जी, शुरुआत में जैसे हमने चर्चा की गुर्जर एक शब्द हुआ, प्रतिहार एक शब्द हुआ। हाँ, तो ये जब दोनों शब्द साथ साथ कहाँ से, अभी ये जो 1960 का कहा
जी। तो यहाँ से तो वो स्पष्ट हो ही जाता है। जी। और एक वो जो संजना, जो अमोघ वर्ष जो राष्ट्रकूट शासक है, उसकी जो संजना प्लेट है, जी। वहां से भी उसको प्रतिहार शब्द आता है, और वो तो 8वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश का है। जी। आपने अभी चर्चा में एक जिक्र ये किया कि गुर्जर जहाँ जहाँ गए वहाँ हाँ, उन्होंने अपने उन बिल्कुल, क्षेत्रों को नाम दिया। वो तो किताब लिखा और उन्होंने। हाँ जी, और उसके नाम के साथ साथ इनकी एक अपनी भाषा भी, गुर्जरी हाँ, भाषा गुजरी जिसको बड़ी कहा इंटैक्ट गया। कहा कि वो उसकी वजह से बड़ा इंटैक्ट था ये। आप राजस्थान में जाए, आप गुजरात में जाए, इवन आप अगर जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहाँ भी गुर्जरी भाषा है। हाँ, हाँ, वो और ये बड़े वहाँ जो इंटरेस्टिंग गुर्जर बात है। बकरवाल गुर्जर जो बकरवाल, जाति है हाँ, वो उसी भाषा का वो लगभग अपने गीतों में या लोकगीतों में प्रयोग करती है। ये जो पुस्तक है इंपीरियल गुर्जर्स, जी। इसका एक परिशिष्ट है। केएम मुंशी साहब ने बाद में जो अभी ये एक जगह हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जी, जी। पहलगाम वाला, बेसुरन जी, वाला, जी। तो बेसुरन में गुजर बकर वालों का एक वो थे, मतलब समुदाय था वहाँ। जी। क्योंकि ये यायावर लोग थे तो ऊपर आते जाते रहते थे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैं वहाँ उनसे मिलने गया। उस कबीले का जो मुखिया था वो सुल्तान था, वो मुसलमान, उन्होंने उनके द्वारा धर्म ग्रहण कर लिया गया। जी। तो उन्होंने कहा कि शुरू में तो वो मुझे मेरे साथ घुला मिला नहीं, लेकिन बाद में जब मैंने चर्चाएं की तो बाद में मैंने उनसे उनके गीतों के बारे में, सुख दुख में जो वो गीत गाया करते थे, मैंने फिर उनके बारे में भी सुनी। तो उन्होंने कहा कि वैसे तो वो कश्मीरी भाषा बोल रहे थे, लेकिन जब मैं उनके साथ घुल मिल गया तो उन्होंने फिर वो भाषा बोलनी शुरू की जो मारवाड़ी या मेवाड़ी है, और ये संबद्ध है गुजरी भाषा से। जी। तो फिर उन्होंने कहा कि जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है गुजरात से आए हुए हैं, लेकिन गुजरात ये वर्तमान गुजरात नहीं है, या गुजरात का क्षेत्र नहीं है, या गुर्जर देश नहीं है। उन्होंने कहा वो झेलम गुजरात, जो वर्तमान पंजाब पाकिस्तान के में है, जी। तो वो वहां से जुड़ा हुआ। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उनकी जो भाषा में जो शब्दों का जो ज्यादातर प्रयोग है, वो जो उनके परंपरागत गीत हैं, उसमें मारवाड़ी और या मेवाड़ी भाषा के हैं, जो गुजरी से संबंधित गुजरी है। तो भाषा इसका मतलब है कि ये माइग्रेशन हुआ है जरूर। ये तो भाषा का इस प्रकार इंटरेक्शन कैसे होता है या किस प्रकार उनका प्रयोग किया जाता, तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है इस प्रकार। तो ये जो बस्तियां हैं, इसमें रहने वाले लोग हैं, उनका जो उनकी जो पहचान है, उसके माध्यम से वो कहते हैं कि ये एक जाति का नाम। लेकिन अब दूसरा आर्ग्यूमेंट भी है। जी। दूसरा आर्ग्यूमेंट शुरू ये होता है, सबसे पहले तो वो यही कहते हैं कि जो गुर्जर शब्द है, के मुंशी साहब ने ये कहा कि जो बाण का हर्षचरित है, ये गुर्जर शब्द सबसे पहले उसमें आता है, उसका एक अंश है। उस अंश में वो प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन के जो फादर है, वो उसकी उनकी एक प्रकार से वीरता का वर्णन किया गया है। तो उन्होंने कहा कि जो प्रभाकर वर्धन थे, वो हूण नामक हिरणों के झुंड में शेर के समान थे। और फिर उन्होंने आगे कहा कि गंधार के हाथी के लिए वो एक भयंकर रोग थे, सिंधु राज के लिए वो एक भयंकर ज्वर थे, यानी कि बुखार के समान थे, और गुर्जर को जागृत करने वाले थे, जगाए रखने वाले। इसका मतलब है जगाए रखने वाले थे, तो इसका मतलब है गुर्जर जहां वो माउंट आबू में जो उनकी रियासत थी, उनको लगातार डर बना रहता होगा कि पता नहीं कब हमला कर दे। और जिसके लिए ज्वर थे, उसका मतलब ये था कि वो उसका डरा रहता होगा। और फिर उन्होंने कहा कि जो लाट लाट की जो प्रभुता है, उसके लिए वो एक चोर के समान थे, यानी कि वो सब छीनने के लिए तत्पर रहते थे, प्रभाकर वर्धन को लिए कहा गया। और मालवा की प्रभुसत्ता के लिए वो की जो उसकी जो लता है, यानी कि एक वृक्ष है, और उसकी लता के लिए वो कुल्हाड़ी के समान थे। क्योंकि बाण के द्वारा लिखा गया हर्षचरित है, तो वो उपमाओं के माध्यम से लिखा गया है। तो यहाँ इन राजाओं का, इन जातियों का वर्णन है। तो के मुंशी साहब ने कहा कि ये जो यहाँ हून का चर्चा की गई है, गुर्जर का, प्रभाकर वर्धन गुर्जरों को जगाए रखने वाले थे, और हून नामक हिरणों के झुंड में शेर के समान थे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि यहाँ हून एक प्रकार से जाति का नाम है, एक रेस का नाम है, तो जो इतिहासकार है, जैसे आरसी मजूमदार साहब है या और इसके समर्थक है, वो ये कहते हैं कि और यहाँ गुर्जर भी हैं, तो इसलिए गुर्जरों का आपस में संबंध करते हैं, और ये कहते हैं गुर्जर भी एक जाति का नाम था। तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं। जितने भी उन्होंने कहा, जितने शिलालेख है और यहाँ जितनी ये प्लेट्स आई हैं अस्तित्व में, जैसे वो संजना प्लेट है, उसका भी वो चर्चा करते हैं। इन सब का यदि हम ऑब्जर्वेशन करें, सूक्ष्म ऑब्जर्वेशन करें, तो वो कहते हैं कि ये स्थानवाचक शब्द ज्यादा है। तो यहाँ भी वो ये कहते हैं कि भाई ये जो ये कहा गया, यहाँ उन्होंने कहा हूँ, ठीक है, एक उसका नाम है, जाति का नाम है, एक रेस का नाम है। सिंधु राजा, सिंधु का जो वो है सिंधु देश, उसका राजा है, या एक व्यक्ति का नाम भी हो सकता है। लाट और मालवा जो है और जो गंधार है, ये स्थानवाचक है।
तो ये कहते हैं ये स्थानवाचक है, तो ज्यादा संभावना ये है कि जो गुर्जर है, जब यहाँ कहा गया कि गुर्जर को जगाए रखने वाला, तो गुर्जर भूमि को जगाए रखने वाला या गुर्जर भूमि के राजा को जगाए रखने वाला है। यहाँ गुर्जर भूमि का राजा गुर्जर शब्द है, न कि वो किसी जाति का। ये सबसे पहले ये बात यहाँ से करते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि एक भाई जैसे महाभारत है या तो उसमें तो बहुत से शब्दों का प्रयोग नहीं किया, उसमें वो लाट कहते हैं, जो लाट है यहाँ गुजरात में, कि एक भाई लाट शब्द का प्रयोग तो महाभारत में भी नहीं है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है अकबर ये बाहर से आए हैं और ये कबीले का नाम है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है। फिर वो जो अभी हमने कहा दंती दूर के द्वारा जो वो यज्ञ किया गया था उज्जैन में, वो ये कहते हैं कि अकबर वो ये कहते हैं कि गुर्जर किंग, द किंग ऑफ गुर्जर को प्रतिहार के रूप में भूमिका सौंपी गई। तो उन्होंने कहा कि यह गुर्जर का राजा शब्द का प्रयोग किया गया है, गुर्जर जाति का नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि ये जो अमोघ वर्ष की जो संजना प्लेट है, यदि आप इसका कीन ऑब्जर्वेशन करेंगे तो यहाँ से भी ये स्थापित बात होती है कि ये शब्द जो है स्थानवाचक है। जी, जैसे पहले भी हमने जिक्र किया कि इनकी एक शासन परंपरा है, पूरी लंबा इतिहास, तो उनके समय के जो कवि रहे उनके दरबारों में, वो कहीं इस चीजों का वर्णन करते होंगे। वो दरअसल बाद में कवि तो वो पद्मगुप्त का बताया जो उनके थे परमारों के यहाँ, बाद में राजशेखर तो सम्राट मिहिर भोज के दौर के हैं, उस तरह का कुछ नहीं हुआ उनके यहाँ, मतलब जो इन पुस्तकों में उसके द्वारा तो नहीं किया गया, लेकिन शिलालेखों में प्लेट्स के माध्यम से चर्चा की गई। जी जी हाँ, तो एक और महत्वपूर्ण शिलालेख है जो के मुंशी साहब जिसको इंगित करते हैं, पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल का शिलालेख है जी। वहां वो ये उसमें ये दर्ज है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा लाट, मालवा और गुर्जर को पराजित किया गया जी। अब लाट जो है वो एक जगह का नाम है जी। मालवा जो है वो भी एक जगह का नाम है, तो वो अब ये कहते हैं, अब उन्होंने कहा कि यहाँ से भी ये स्पष्ट होता है कि जो गुर्जर जो शब्द है वो भी या तो जगह का नाम है या उस जगह के राजा का नाम। वो ये भी कहते हैं कि उस समय पे जो राजा हुआ करते थे, राजा अपने देश का नाम ग्रहण करते थे, अपने देश के नाम का भी प्रयोग किया करते थे जी। और जो वहाँ के निवासी हुआ करते थे, वे निवासी भी अपने जो जिस स्थान पे वो रहने वाले थे वो उसका प्रयोग करते हैं। वो इसका मालवा का भी कहते हैं, वो चेदी का उदाहरण देते हैं, वो कुंतल का उदाहरण देते हैं। तो इन शब्दों के इनके माध्यम से तो बाकायदा जो के एम मुंशी साहब है वो हवाला देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जिन जिन चीजों का हवाला देकर वो ये कह रहे हैं कि ये स्थानवाचक है, उन्हीं तथ्यों का आधार लेकर के वो बी आर भंडारकर है, आर सी मजूमदार है, वो जो द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ इंडियन पीपुल्स में वो इसको जातिवाचक बताते हैं। और बाद में तो फिर उसकी यही बात है कि जब वो ये कहते हैं कि आर सी मजूमदार साहब की भी पुस्तक बाद की है, और बल्कि फॉरवर्ड इनके द्वारा नोट लिखा गया है के एम मुंशी साहब के द्वारा, तो उसमें वो इस बात को कहते हैं कि भाई ठीक है, इस बात को तो हम निश्चितता के साथ अभी नहीं कह सकते, इसे तो खुला छोड़ देते हैं कि भाई गुर्जर विदेशी थे अथवा नहीं, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं है कि ये वास्तविक प्रतिनिधि है। गुर्जर प्रतिहार जो राजवंश थे उसके वास्तविक प्रतिनिधि वर्तमान के जो गुर्जर हैं वो है, और ये एक जाति का नाम है। और गुर्जर प्रतिहार जो थी वो एक शाही वंश था इनका, गुर्जरों का। उस समय जब गुर्जर प्रतिहार वंश अपना शासनकाल, तो अलग अलग पाल और राष्ट्रकूट पाल, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो वहां भी कुछ इस तरह का वर्णन मिलता है। ये राष्ट्रकूट का ये जो अमोघ वर्ष संजना प्लेट जो है ये राष्ट्रकूटों की तो है जी। ये पुलकेशिन जो है ये अलग है, दूसरे उसका शासक है जिसका ऐहोल की हमने बात की है, तो ये दूसरे लोग हैं जिनके शिलालेख में ये पाया गया है। तो आपके कहने का अर्थ ये होगा कि जो जो पुस्तकों से अलग अलग चर्चा हुई आपने पढ़ा, और जो के एम मुंशी या दूसरे जो साहित्यकारों का इतिहासकारों का आप नाम ले रहे हैं, बाद में निष्कर्ष ये हुआ कि एक वंश परंपरा है और एक ये जातिवाचक है, क्योंकि विदेश से आने जैसा तो कोई प्रमाण अभी हाँ वो, लेकिन वे जो दो बातें हैं उसमें, एक तो ये अग्निकुल वाला जी, अग्निकुल वाले उस प्रकार से आप ये समझो कि जो संस्कार है ये अग्निकुल वाला, उस पर भी आपत्ति के मुंशी साहब के यहाँ इसमें की गई। इन्होंने ये कहा कि जब वो गुर्जर आए तो गुर्जर चारों वर्णों में मिल गए, क्योंकि चारों गुर्जर ब्राह्मण के रूप में भी अस्तित्व में रहे हैं, गुर्जर वैश्य के रूप में भी, गुर्जर शूद्र के रूप में और गुर्जर योद्धा के रूप में भी। तो उन्होंने कहा कि भारतीय प्राण व्यवस्था है उसमें जो आप अपने में मिलाने की जो क्षमता है, जो बाद में भी बहुत से विदेशी जो लोग आए हैं उनको वो विजेता के रूप में जब आए तो उन्हें योद्धाओं के रूप में स्वीकृत किया गया।
जी न कि वैश्य वैश्य के रूप में, न कि ब्राह्मण के रूप में, न कि शूद्र के रूप में। तो एक आपत्ति ये भी है इनकी, जी जी। तो ये भी हाँ, कहते हैं। सर जैसे आपका तो अध्ययन क्षेत्र विस्तृत है और आप लगातार पढ़ते रहते हैं। जैसे गुर्जर जाति की हम बात करें तो अभी भी कहीं कहीं गुर्जर कबीलाई हैं। हाँ, तो मतलब इसके कैसे कहोगे संदर्भ में कबीलाई? कुछ, कबीलाई कैसे कहोगे? जैसे जंगलों में अभी भी रहते हैं वन गुर्जर अभी भी वो हैं। नहीं, वो जंगलों में नहीं रहते, वो यायावर हैं। घुमंतु वो, हैं। हाँ, वो घुमंतु हैं। आप इसके लिए तो आप अगर पंजाब कास्ट एक बुक है जी डेंजिल इबेटसन की। डेंजिल इबेटसन के द्वारा 1881 में पंजाब प्रोविंस जो यूनाइटेड था, मतलब पंजाब पाकिस्तान और पाकिस्तान। वतन भारत का, उसमें जनगणना कराई गई और वो उनकी रिपोर्ट 1883 में पब्लिश की गई है। वो एक रिमार्केबल काम है। जी और वो जातियों की जो गतिशीलता है, जो ट्रांसफॉर्मेशन है एक से दूसरी जाति का, उसकी बड़ी चर्चा करते हैं। जाटों की, गुजरों की, राजपूतों की, वो एक जगह कहते हैं कि ये एक ही स्टॉक के हैं। जी और गुर्जरों का और यादवों का संबंध उन्होंने बताया कि जो पर्वतीय क्षेत्र पे जो गाय चराते हैं, उन्होंने कहा कि वो तो गुर्जर कहलाने लगे कालांतर में। वो उनका मतलब सर्वे है। जी और जो मैदानी क्षेत्र में गाय चराते थे, बकरी चराते थे, वे यादव कहलाने लगे। इसी प्रकार कोई जाट यदि सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो गया, उसके द्वारा प्रथा प्रथा अपना ली गई, उसके द्वारा विधवा विवाह छोड़ दिया गया, तो वो राजपूत में शामिल हो गया। अगर कोई राजपूत व्यक्ति, उसके द्वारा खेती करनी शुरू कर दी गई, तो वो जाट के श्रेणी में आ गया। जी तो इस प्रकार जातियों का पारस्परिक उसमें उन्होंने वो बताया कि किस प्रकार एक दूसरी जाति में परिवर्तित हुए। यहाँ तक ब्राह्मणों का भी बताया। और उसमें तो ये चर्चा की गई है कि वर्तमान के जो ज्यादातर जो ये क्षत्रिय वंश के या राजपूत वंश के जो राजा हैं पहाड़ी, ये ब्राह्मणों के वंशज हैं। जी। तो अगर हम वहीं आ जाते हैं गुर्जर प्रतिहार की, अगर हम बात करें उस वंशावली की बात करें या जाति से हम बात करें, तो गुर्जरी जो भाषा है हाँ, वो एक बड़ा माध्यम है बड़ा माध्यम इस है। चीजों को समझने का। हाँ, एक माध्यम है ये तो इसलिए भी कहा जाता है कि वो जो गुर्जर एम्पायर जो लगभग 100 साल तक एस्टेब्लिश रहा, जी और उसकी जो विशेषता रही कि उसके द्वारा उत्तर पश्चिमी सीमा को सुरक्षित किया गया। 712 के बाद अरब बहुत आगे नहीं बढ़ पाए सिंध से आकर, बल्कि सिंध में भी उनको बाहर कर दिया गया था सम्राट मीर भोज के द्वारा। छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटी थी, एक मंसूरा में और एक मुल्तान में, उनकी दो बची हुई थी, और सम्राट मिहिर भोज के द्वारा। और ये कहा जाता है कि सम्राट मिहिर भोज की का सिंधु के पार भी उनका प्रभाव था। जी कश्मीर का जो शासक था वो भी उनका प्रभाव वहाँ भी वो उनका मित्रता थी। ईशान वर्मन शायद 883 में जब वहां ग्रह युद्ध हुआ तो ईशान वर्मन शासक बने कश्मीर में, वो उनके मित्र रहे जब तक वो 888 ईस्वी तक जीवित रहे। एक दौर जब तो ये जो इंटैक्ट, ये जो इतना बड़ा साम्राज्य था और ये जो इतने समय तक कायम रहा, जिसे हम 150 वर्ष का साम्राज्य कहते हैं, ये उस भाषाई माध्यम भी थी जी भाषा जिसके का सबसे बड़ा माध्यम है। जिसके माध्यम से लोग आपस में जुड़े थे। ये, और दूसरी बात, एक बात और ये भी है कि ये जो शासक वर्ग थे, ये उस भाषा का प्रयोग करते थे जिस भाषा का आम जन प्रयोग करते थे। तो इसलिए जो शासक वर्ग है, जो आम जन है, ये गुर्जर प्रतिहार के साम्राज्य में, वहां इनमें उस रूप में कोई डिफरेंस नहीं था। जी मैं कहीं पढ़ रहा था कि लगभग उस समय 7 किले थे और 10,000 से ज्यादा मंदिर थे। यानी कि जो गुर्जर प्रतिहार, जहाँ से आपने कहा कि चलते चलते यहाँ तक अगर कन्नौज पर साम्राज्य उनका रहा, तो वहाँ वो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में पूरी तरह से दीक्षित थे, उसको अपनाते थे और धर्म के प्रति भी उनका एक विशेष लगाव था। तो आप साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से या स्थापत्य कला दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं गुर्जर? कन्नौज को तो एक नाम महोदय भी कहा गया है कन्नौज का, और ये गुर्जर प्रतिहार वंश की सफलता का एक वो यात्रा भी है कि इनके द्वारा उज्जैन से शुरू किया गया और कन्नौज फिर इनकी राजधानी रही है। इक्ष्वाकु वंशीय होने का एक मतलब दूसरा भी है, वहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मतलब ये है कि उस समय के जो एग्जिस्टिंग सोशल सिस्टम और उसके नॉर्म्स है, वो उसको फॉलो करते हैं। आप वाल्मीकि रामायण में देखेंगे एक सिंबुक वध है, माता सीता का वो भी है, बाहर मतलब देश निकाला भी है। उसकी वजह क्या है? उनकी अग्नि परीक्षा भी है। उसकी वजह यह है कि उस समय का सोशल सिस्टम इसकी बात की मांग करता था। और
वो राजा अपने विवेक से काम नहीं कर रहे उस रूप में, जो उस समय की सामाजिक व्यवस्था कह रही है वो उस व्यवस्था को कायम रख रहे हैं, इसलिए मर्यादा पुरुषों, यानी कि आपने मर्यादा में रहते हुए जो आपकी जो स्मृतियां हैं या आपके धर्मशास्त्र हैं वो जो कह रहे हैं आप उसको एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मुझे इस इनका गुर्जर प्रतिहार राजवंश को जब आप पढ़ते हैं तो आप बिल्कुल ऐसे ही पढ़ेंगे, इनके द्वारा कोई भी नए नॉर्म्स एस्टेब्लिश नहीं किए गए। जैसे आप भगवान श्री कृष्ण का दौर देखेंगे कि वहां पुराने को तो उखाड़ा जा रहा है, नए का एस्टेब्लिश किया जा रहा है। यहाँ जो व्यवस्था कायम है उस व्यवस्था को बिल्कुल कायम किया जा रहा है। कन्नौज जो है उस समय पे एक मतलब जितने भी विद्वान लोग हैं उन सबका आश्रय स्थल रहा है, उनको बड़े बड़े अनुदान दिए गए हैं। ब्राह्मणों का ये माना जाता है कि ब्राह्मणों का काफी प्रभाव था और उनसे उनकी सलाह के बगैर काम नहीं किए गए बहुत, और इसीलिए उस समय में ये कहा गया कि अमन चैन भी बहुत ज्यादा था। जो जो ये मुस्लिम यात्री आए उन्होंने कहा, हर्षवर्धन जो सम्राट हर्षवर्धन के दौर में एक बार हुएन सांग की जान आफत में आ गई थी, लेकिन यहाँ कहा गया कि चोरी, डाका, हत्या या महिलाओं के साथ किसी प्रकार की एट्रोसिटी वो कोई संभव नहीं थी। मतलब उस दौर का जो ज्ञात विश्व है उसमें उससे ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं था जब सम्राट मीर बहुत शासन कर रहे थे। तो वो जो कन्नौज जो है, कन्नौज तो उस दौर में मतलब एक प्रकार से आप ये कहो साहित्य की संस्कृति का एक प्रकार से केंद्र रहा, और वहां से ही फिर उसके बाद का आपने देखा कान्यकुब्ज ब्राह्मण, हालांकि उसके पौराणिक आख्यान अलग है, कान्यकुब्ज क्यों कहा गया उसको कन्नौज को, वे अलग बात है। अगर किसी को इन बातों में ज्यादा दिलचस्पी है तो उन्हें पढ़नी चाहिए पुस्तकें। मैं कहूँगा आर.सी. मजूमदार साहब की जो एडिटेड बुक है, ये थर्ड वॉल्यूम, फोर्थ वॉल्यूम, ये भी पढ़ना चाहिए, और द ग्लोरी दैट वाज गुर्जर देश भी पढ़ना चाहिए। और जो कास्ट का आपस का जो संबंध है उसके लिए पंजाब कास्ट जो डेंजिल इबिटसन की है वो पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए कि राजपूतों के, गुर्जरों के और जाटों के आपसी जो वे हैं गोत्र हैं वो क्यों एक जैसे हैं, कई बार आपको एक जैसे दिखाई देते हैं, उनमें आपस में किस प्रकार से राजपूतों का ताल्लुक जाटों के साथ है, गुर्जरों के साथ है। बाद में इन्होंने बल्कि के मुंशी साहब ने कहा कि ये जो राजपूताना जिसको हम कहते हैं वर्तमान में, मतलब 1944 में पुस्तक लिखी इन्होंने, तो राजपूताना कहते थे राजस्थान को। उन्होंने कहा कि 6वीं शताब्दी में इसका तो कोई अस्तित्व भी नहीं था, और ये जो पूरा एरिया है इस पूरे एरिया को गुजरात के नाम से जाना जाता था। मतलब और उसका हो सकता है कोई छोटा पार्ट छूट गया हो, लेकिन बहुत बड़े पार्ट को गुजरात के नाम से जाना जाता था। वो पूरा पूरा एरिया गुजरात था। वर्तमान गुजरात जो है ये एक अलग एंटिटी है जो बाद में चालुक्यों के द्वारा बनाई वो स्थापित की गई है। लेकिन जितना भी आपका चाहे वो गुर्जर देश हो, गुर्जर भूमि हो, इसमें जो आपका गुजरात का क्षेत्र है ये सदैव सम्मिलित रहा है। और ये राजपूत जो है ये कहा, फिर इन्होंने कहा कि जो गुर्जर देश के योद्धा थे, आप देखेंगे कि सम्राट मीर भोज जो थे उनकी जो पत्नी थी कलावती, वो अगर मैं सही तो उनका वो चौहान वंश की थी, और उनके जो जनरल थे, जो सबसे ज्यादा बड़े काबिल जनरल थे जिनके द्वारा इनको अरबों को पराजित किया गया, वो चौहान वंश के थे, वो गहलोत वंश के थे। इनकी 24 शाखाएं चौहानों की है, 24 गहलोतों की है। ये बाद में सिसोद से तो सिसोदिया कहलाने लगे गहलोत। तो इनके जनरल थे वो, और वे सारे योद्धा जो उस टाइम पे गुर्जर देश में थे वो बाद में राजपूत कहलाए जी। और अगर एक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की किताब है मध्यकालीन धर्म साधना, तो हिंदी के हैं, बहुत बढ़िया पुस्तक है। बल्कि एक उस पुस्तक उसके साथ और पढ़नी चाहिए, भारत में जाति भेद, वो क्षिति मोहन सेन की है, इनके द्वारा वो एडिट की गई है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। उसमें भी उन्होंने कहा कि जो राजपूत लोग हैं ये बाद में जो मुस्लिम लोग आए उनके द्वारा ये शब्द दिया गया, लेकिन लोग वे थे वो जो रहने वाले वहीं थे, इस बात में कोई शंका नहीं है, वही लोग थे। कि ये वो लोग थे कि जो उस समय पे जो जिनका राजनीतिक रूप से जो रियासत में थे, और उनके द्वारा उन्होंने तो ये भी कहा कि बाद में जिन लोगों के द्वारा प्रथा प्रथा अपनाई गई और जिन लोगों के द्वारा मुस्लिम और जो कल्चर अपनाई गई वे उनको राजपूत कहने लगे, ये मुस्लिम आक्रमणकारी। और इन्होंने कहा कि उसी उसी शाखा या उसी वंश के लोग यदि वो खेती करते थे, यदि वो व्यापार करते थे, तो वो कुछ लोग जाटों में परिवर्तित हो गए, कुछ लोग उसमें वैश्य कहलाने लगे। और इसमें तो एक महत्वपूर्ण बात है कि एक बड़े हिस्टोरियन ने तो ये कहा कि अगर जाटों में और राजपूतों में बहुत बड़ा अंतर जो है वो केवल एक वजह से है
कि जाटों में एक प्रथा पाई जाती है करेवा। तो करेवा का मतलब विधवा विवाह या बड़े भाई की बहन विधवा से शादी कर लेना, कि अगर आप इसको निकाल दे तो इनमें और वैसे कोई अंतर नहीं मिलेगा। जी तो ये आपसी अगर इस प्रकार, मेरा कहना ये है, जो हमारा जो दृष्टिकोण का जो संकुचन है, इसको दूर शिक्षा के माध्यम से किया जाता है, और उसके लिए हमें पुस्तकों, जो पुस्तकें हैं वो पढ़नी चाहिए। पुस्तकें का एक वजह ये है कि ज्ञान मीमांसा जो है, जैसे ज्ञान मीमांसा ये कहती है कि यथार्थ और सार्थक ज्ञान प्राप्त करने के कई तरीके होते हैं। जैसे हम कई बार चीजों को प्रत्यक्ष देखते हैं, तो जो प्रत्यक्ष चीज दिखाई दे रही है तो उसका अस्तित्व है। अनुमान के माध्यम से भी देखते हैं, कहीं अगर धुआं निकला तो हम कहेंगे, अनुमान लगाएंगे अग्नि है। ऐसे ही एक जो अब हमारी भारतीय परंपरा में यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका आप्त वचन है। आप्त वचन का मतलब है जो किसी विद्वान लोगों के द्वारा कहा गया है। अगर हम राजनीति विज्ञान में कहेंगे, अरस्तु ने ऐसा कहा, प्लेटो ने ऐसा कहा, चाणक्य ने ऐसा कहा, या वर्तमान में जो अपने बड़े हिस्टोरियंस हैं, महर्षि मजूमदार साहब ने ऐसा कहा, कि एम मुंशी साहब ने ऐसा कहा, जो अपने फील्ड के माहिर हैं। साइंस में हम साइंस वालों के कहेंगे, अब भाई ये एडिसन उस दौर में ये कह रहे थे, या आइंस्टीन ने ये कहा, ये आप्त वचन है। तो हमें कम से कम उस विषय से संबंधित जो विद्वान लोग हैं उनकी पुस्तकें जरूर पढ़नी चाहिए। तो हमारा ये विवाद मुझे लगता है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। जाट, गुर्जर, राजपूत और राजजाति होगा, कोई विवाद नहीं रहेगा, सबको लगेगा सब एक ही, सब इस भूमि के निवासी हैं, इसी के लिए अपने भारतीय समाज का सब हिस्सा है, सबकी अपनी अपनी हाँ वो दृष्टिकोण है। बस वो कई बार अपने निहित स्वार्थों के लिए इन शब्दों का एक दूसरे के साथ द्वेष के रूप में प्रयोग करते हैं। तो सर, आपने लगभग सभी पहलू शिलालेख के माध्यम से जो गुर्जर प्रतिहार शब्द को लेकर के हैं, और जो अलग अलग पुस्तकें इतिहासकारों की उनको लेकर के चर्चा की, और निश्चित रूप से ये जो हमारे दर्शक हैं, जो सुनने वाले हैं, उन सबके लिए महत्वपूर्ण होगी कि किसी एक जाति की उत्पत्ति को लेकर के तमाम मत हैं, उसके तमाम मिथक हैं, तो उसके लिए आपसी जो विद्वेष है वो ना, सामाजिक जो समरसता है उसको बनी रहे, और ये कोई एक साक्ष्य है जिनके माध्यम से चीजें वो दृष्टिकोण है। तो दोस्तों, साथियों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।